जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर थर्ड यानी गद्य खंड में जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनता है उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम लोग भारत से हम क्या सीखे। इसका जो है रचयिता कौन है भाई? मैक्स मूलर। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और 2024 बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, 2023 में तैयारी कर रहे हैं, 2024 बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था भाई? मैक्स मूलर का जन्म जो है डेसाउ नामक नगर जर्मनी में जो है डेसाउ नामक नगर में जर्मनी में जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब? तो डेसाउ नामक शहर यानी जर्मनी में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद है मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था भाई? विल्हेम मूलर। इनका निधन कब हुआ था? तो जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उसी समय जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे उसी समय जो है इनका निधन हो गया था विल्हेम मूलर का। ठीक है, लगभग 1823 में इनका जन्म हुआ था। तो 4 3 7 यानी लगभग 1827 ईस्वी में जो है इनका लगभग निधन हो गया था। ठीक है, तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था भाई? तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। उसके बाद है मैक्स मूलर जी का निधन कब हुआ था? मैक्स मूलर जी का निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हुआ और जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 को कहाँ हुआ था? तो डेसाउ नामक नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? जर्मन भाषा में भाषांतरण किसने किया? देखिए, भारत से हम क्या सीखे जो है ये क्या है? भाषण है और इस भाषण को जो है जर्मन भाषा में लिखा गया था मैक्स मूलर द्वारा। लेकिन हिंदी भाषा में जो इसको बना करके हमारे बुक में दिया गया है उसका अंतरण यानी कि भाषा में अंतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। आपने याद कीजिए, पहला चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा जिसमें कि जो आपका भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, वो का जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उसमें है, तो उसका भाषांतरण वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। किसमें? इंग्लिश में। लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका हिंदी में अनुवाद जो है ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक अनुवादक है जिसका नाम है भवानी शंकर त्रिवेदी। इसने क्या किया था भाई? भारत से हम क्या सीखे इसका हिंदी में रूपांतरण किया था, क्योंकि भारत से हम क्या सीखे किस भाषा में है? तो जर्मन भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दारिस 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए, ये जो दारिस नामक सोने का सिक्का से था, ये कितना इसमें सिक्का था? तो 172 सिक्का था। ठीक है, इसका नाम ही था 172 दारिस। और एक घड़ा मिला था सोने के सिक्का से भरे, वो किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? भाई मैक्स मूलर ने किया था। देखिए, मैक्स मूलर की कोई खुद की रचना नहीं है, अपने यानी खुद की इसकी कोई रचना नहीं है। जैसे कठ और कैन, मेघदूत, इन सभी चीजों का जो है अनुवाद, उपनिषद का भी अनुवाद जो है इन्होंने काफी सारा किया है। और मैक्स मूलर ने इन सभी का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किया, फिर जो है आपका कठ और कैन हो गया, उपनिषद हो गया, और इन सभी चीजों का जो है इसने क्या किया था? जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इनकी खुद की रचना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा जो है उसका तुलना करके उसका व्याख्या किसने बताया? तो मैक्स मूलर ने बताया। और उसने ये भी बताया कि संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा पुरानी है, यानी सभी भाषाओं की जननी जो है कौन है? तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, उसके बाद कठ और कैन, अभी देखिए यहाँ पे अभी बताए थे, कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? अरे भाई, किसी भी भाषा में पूछा जाए कि मैक्स मूलर ने किस भाषा में किसी चीज का अनुवाद किया, तो जर्मन भाषा में। ठीक है, आप आंख मूंद के मार दीजिएगा। उसके बाद लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या बोल रहा है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का इसने अध्ययन किया था लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारसियों का धर्म क्या था? क्या क्वेश्चन है आपका कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था? देखिए, पारसी जो है इसमें आते हैं, यानी पारसी इसमें जो है भाषण देते वक्त भाई उसमें पारसियों का भी थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पारसी का जो धर्म का नाम था वो था जरथुष्ट धर्म। क्या नाम था? जरथुष्ट धर्म। उसके बाद जनरल कनिंघम के का संबंध किससे? जनरल कनिंघम का संबंध जो है वो पुरातत्व विभाग से था। ठीक है, जनरल कनिंघम जो है वो कौन था? पुरातत्व विभाग के जो है क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय, जब यहाँ पे वायसराय कौन थे? तो जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, महारानी विक्टोरिया, यानी यहाँ जब अंग्रेजों का शासनकाल था। ठीक है, तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व विभाग से, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के उस समय क्या थे? हेड थे। क्या थे? हेड। ठीक है,
जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज वगैरह हो रहा था उस समय की बात हो रही है, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? देखिए महारानी विक्टोरिया जो थी वो क्या थी, तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। उसने जो है मैक्स मुलर की ये भाषण को सुन करके, भारत से हम क्या सीखे, भाषण को सुन करके इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि इसे जो है नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किसे? मैक्स मुलर को, ठीक है। लेकिन मैक्स मुलर ने उस उपाधि को जो है तुच्छ समझा, कहा भाई इतना बड़ा महानतम बात हम बोले हैं और आप अगर उपाधि दे रहे हैं तो हम जो है इस उपाधि को अस्वीकार करते हैं। तो उसने जो है नाइट की उपाधि को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। हालांकि दिया गया था किसको, महारानी विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि, तो मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है, मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से हालांकि मैक्स मुलर ने कुछ पढ़ाई वगैरह किया, ठीक है। इसका देखते हैं, अगला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? भाई मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, ठीक है। निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से, किससे है? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि दारिस सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है, क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का का नाम क्या है? दारिस। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का का नाम क्या है? दारिस। सोने की प्राचीन कालीन सिक्का का नाम क्या था? दारिस। और 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, है ना, एक घड़ा मिला था, किसको? वारेन हेस्टिंग्स। कहाँ मिला था भाई, कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था, ठीक है। अगला है प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। प्लेटो हो गया, जितना भी महान महान दार्शनिक का नाम आएगा ना भाई, वो जो है प्लेटो, यानी प्लेटो हो गया, आपका अरस्तु हो गया, जितना भी महान दार्शनिक वगैरह आएंगे वो सारा जो है वो यूनान से ही आता है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भाई ये तो मैक्स मुलर है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा, इसका रचनाकाल क्या था? तो 10वीं से 11वीं सदी, ठीक है, 10वीं से 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है भाई संस्कृत का अग्नि शब्द, ये देखिए अग्नि शब्द जो है संस्कृत का है, ठीक है। लैटिन में किस रूप में मिलता है? यानी संस्कृत का अग्नि शब्द है, लेकिन लैटिन भाषा में अग्नि को किस रूप में देखा जाता है? तो अग्नि को लैटिन भाषा में जो है इग्निस के रूप में कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इग्निस कहा जाता है, ठीक है। अब है हरकस कौन था? हरकस, हरकस जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे हकर्स, हकर्स। सर विलियम जॉन्स ने अपनी भारत की यात्रा कब की थी? यानी सर विलियम जॉन्स ने जो है हमारे भारत की यात्रा कब किया था? तो 1783 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद है मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा भाई भारत की जाति है। अभी हालांकि देखा जाए तो झारखंड वगैरह प्रदेश में जो है निवास करती है, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा आप जानते ही हैं। उसके बाद है भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखें पाठ में, नए सिकंदर विशेषण की किसके लिए प्रयुक्त है? यानी नए सिकंदर का जो विशेषण किया गया यहाँ पे कि भाई नए सिकंदर, वो किसके लिए प्रयुक्त है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी को बोला गया नए सिकंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है? भाई अरे भाई भारत, देखिए भारत अगर देखा जाए यहाँ पे हजारों शहर हैं, लेकिन भारत का जो आत्मा रहता है ना, अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है ना, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? गांवों में, ठीक है। तो भारत कहाँ बसता है भाई? गांवों में बसता है, ठीक। और ये कौन बात बोल रहा है भाई? तो जर्मन, जर्मन क्या बोल सकते हैं, जर्मन जो है, जर्मन रचनाकार है, यानी मैक्स मुलर जी, ठीक है। देखिए भारत के बारे में कुछ भी बड़ाई किया जाए ना, जब बड़ाई किया जाने वाला कोई अगर बात बोला जा रहा है, किसी देश के बारे में अगर बड़ाई किया जाने वाला बात बोल रहा है ना, आंख मूंद के आप वहां पे भारत मारिए, ठीक है। और कौन उसका बड़ाई कर रहा है? तो वहां पे मैक्स मुलर मारिए। अगर आपको आंसर करेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस आपको 100% नहीं बल्कि 99% ऐसा चांस है कि वहां पे अगर किसी देश की बड़ाई किया जा रहा है तो आपको भारत मारना है, और किसने किया उसकी बड़ाई तो ज्यादातर आपको मैक्स मुलर मारना है। कंप्लीट है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स कौन था भाई? तो भारत का गवर्नर जनरल। कौन था? भारत का उस समय का गवर्नर जनरल। देखिए ये गवर्नर जनरल का एक पद होता था उसमें, जैसे आज राष्ट्रपति का पद है कि नहीं, प्रधानमंत्री का पद है कि नहीं, उसी तरह से जब भारत देश गुलाम था उस समय जनरल, गवर्नर का एक पद हुआ करता था, जो कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था भारत का, ठीक है। उसके बाद है प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? क्या क्वेश्चन है कि प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब होता है प्राचीन, और मानव तो पता ही है प्राचीन मानव, ठीक है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या हो गया? प्राचीन मानव। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में, ठीक है। नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण जो है नव जीवन यानी नए जीवन का संचार हो चुका है। देखिए कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको बताया जाएगा इजीली तरीके से, और जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं उन सभी को जो है आपको बड़ा ही इजीली तरीके से समझाया भी जाएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है इस चैप्टर से, तो बिना आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है? मतलब भारत को पहचाना है और इसके लिए जो है किनको
कौन इसको नहीं पहचान सकता है भारत को, रियल में कौन इसकी दृष्टि को नहीं देख सकता है, ठीक है, और किनके लिए यह दृष्टि वांछनीय है, समझ रहे हैं। और तो बोल रहा है कि भारत को पहचानने के लिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए, क्या है, यूरोपियन लोगों के लिए है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे तो आपका कवर हो गया, ठीक है, किसके लिए है भाई, तो यूरोपियन लोगों के लिए। फिर देखते हैं अगला हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी है। यूरोपियन लोगों के लिए क्या है, वांछनीय। वांछनीय मतलब होता है उनके लिए दुर्लभ है, ठीक है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता जो है वो क्या दृष्टि किनके पास नहीं है, वांछनीय है, तो अंग्रेजों के पास है, ठीक है। अंग्रेज जो है भारत को पहचान सकने की दृष्टि से वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं का निदान संभव है, क्योंकि भारत में ऐसे कई सारी समस्याओं का निदान किया गया है, ऐसे कई सारी समस्याओं को इसने जो है मतलब हल किया है। जैसे हाल फिलहाल में अभी कोरोना आया, तो कोरोना भाई सबसे पहले चाइना से निकला, और चाइना ने ही सबसे पहले उसका खोज निकाला, लेकिन चाइना ने क्या कर दिया, अमेरिका ने भी निकाला, अमेरिका ने क्या कर दिया भाई, तो जो दवाई का निर्यात था उसका जो है बैन लगा दिया उस पर, ठीक है, कहा कि भाई हम किसी को नहीं देंगे, वहां तक कि भारत पे भी जो है दवाई का निर्यात बैन लगा दिया गया। फिर जाकर के भारत ने क्या किया, भारत ने भाई अपनी सहायता से, अपने वैज्ञानिकों की सहायता से जो है यहाँ पे जो है उस वैक्सीन का आविष्कार किया, ठीक है, और उस वैक्सीन को इसने जो है 150 से अधिक देशों में जाकर के क्या किया, निर्यात करवाया, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता जो है ना, वो केवल और केवल एक भारतीय में ही है, लेकिन वांछनीय किसके लिए है, यानी दुर्लभ किसके लिए, तो वो अंग्रेजों के लिए है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं का निदान यहाँ पे संभव है, ठीक है। उसके बाद है लेखन ने यानी कि लेखक ने, ठीक है, क्या है कि लेखन ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया, यानी लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया, यानी किस विशेष क्षेत्र में अगर आपको अभिरुचि रखना है तो उसके लिए आपको भारत का ज्ञान अति आवश्यक है। उसके लिए लेखक ने क्या बताया, तो लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, यानी भूमि विज्ञान है ना, भूविज्ञान जो होता है वही बोल रहा है, जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में और नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। मतलब जिन्हें इन सभी चीजों में, भूविज्ञान में हो गया, वनस्पति जगत में हो गया, जीवों के अध्ययन क्षेत्र में हो गया, पुरातत्व में हो गया, नीति शास्त्र में हो गया, इन सभी में अगर आपको विशेष अभिरुचि चाहिए तो आपके लिए जो है भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आपको किताब पढ़ना है ना, रीडिंग लगाना है ना, तो आपको जो है ओ आ जानना बहुत जरूरी है, ओ से यौर तक, ठीक है। उसी तरह से जो है आपको अगर इन चीजों का, लेखक ने बताया कि इन सभी चीजों का, यानी भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, नीति शास्त्र में अगर आपको अभिरुचि है अगर आपका, तो उनके लिए आपको भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान अति आवश्यक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों, तो भाई आपको पता ही है कि गांवों में हो सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पे लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, यहां तक कंप्लीट है। वे कहते हैं कि भारतीय ग्राम्य संस्कृति में, यानी गांव की संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा, ठीक है। आज भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो आज भी गांवों में जो है सहयोग की भावना जो है कूट कूट के भरा होता है, लेकिन शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कहा गया है शायद कि भाई लेखक की दृष्टि में ऐसा इसलिए कहा गया है कि सच्चे भारत का अगर आपको दर्शन करना है ना, तो आपको गांव में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के साथ, क्या है प्रश्न, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं, तो भारत के साथ जो है क्या है क्वेश्चन, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण, यानी प्राचीन काल से ही भारत का यूरोपीय सभ्यताओं से क्या क्या व्यापारिक प्रमाण है उनको बताना है लेखक के द्वारा। लेखक की दृष्टि में लेखक कहते हैं कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि ये क्या है, तो सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। सोलोमन के समय से ही सोच सकते हैं, भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य जो है आवागमन, यानी कि आयात निर्यात का कारण जो है, यानी साधन जो है वो क्या हो चुका था, सुलभ हो चुका था, यानी आसान हो चुका था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है
बोल रहा है इतना ही नहीं, आसानी नहीं हुआ था, इतना ही नहीं, इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर सिद्ध होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबल में भी कही गई है। वे वस्तुएं भारत के अलावा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो है हाथी दांत केवल और केवल हाथी भारत में ही पाया जाता था। मोर भी जो है ज्यादातर भारत में ही पाया जाता था। ठीक है, उसी तरह से जो है ये इन सभी चीजों का जो निर्यात हुआ है अन्य सभी देशों में देखने को मिला है। और इससे यह प्रमाण पता चलता है कि भाई भारत के साथ और पश्चिमी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ जो है भारत का व्यापारिक संबंध काफी प्राचीन रहा है। और इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया है? बाइबल में भी किया गया है। ठीक है, बाइबल एक ग्रंथ है। ठीक, अगला देखिए, जैसे गीता है ना, कुरान है, उसी तरह से बाइबल। अगला देखिए, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। अतीत और सुदूर भविष्य को भारत किस तरह जोड़ता है, उसको स्पष्ट करने बोला है। तो भारत में मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान क्या है? विद्यमान है। यहाँ की भूमि, भाषा प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यह देश एक प्रयोगशाला है। सही बात है भाई, यह देश जो है क्या, एक प्रयोगशाला है। यह किसने कहा है? तो यह लेखक ने कहा है, यानी कि मैक्स मुलर जी ने कहा है, जिसमें जीवन की हर समस्या का उपाय निहित है। जिसमें जीवन की हर समस्या का उपाय निहित है, वर्णित है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र की समस्या। अतः वो कहते हैं कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को भी जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि समस्त भूमंडल सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है? ऐसा क्यों कहा है लेखक ने, मैक्स मुलर ने? तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क की जो उपलब्धियां हुई थी सर्वप्रथम, उसका साक्षात्कार भारत में ही हुआ था। यहाँ जीवन का बड़ी से बड़ी समस्याओं का ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के क्या है, जो विश्व के ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाले हैं जो विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। भारत ही भूतल पर स्वर्ग जैसा सुंदर सर्वविध संपन्न रहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि भारत ने ही विश्व को ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और धर्म परंपरा आदि की शिक्षा दी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी समस्याओं का यहाँ पे क्या किया है? समाधान किया गया है, ढूंढ निकाला गया है, जो विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय रहा है। भारत ही भूतल पर स्वर्ग जैसा सुंदर, सर्वविध संपन्न रहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि भारत ने विश्व को ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति और धर्म परंपरा का जो है शिक्षा दिया है। लेकिन आज कितना दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा भारत जिसने की सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान पूरे दुनिया को दिया, आज वही भारत जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर, जो है पश्चिमी वेशभूषा को अपनाकर, भाषा को अपनाकर जो है और गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपनी परंपरा को भुलाकर। सोच सकते हैं कैसी ये जो है अनहोनी की बात होती जा रही है। ठीक है, तो अपने देश से जो है स्वदेशी रहें हमेशा के लिए, आपको यही यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है भाई। सोच सकते हैं इतना बड़ा लेखक है जो कि अपने देश का नहीं बल्कि वो सच्चाई को दिखाए हैं, भारत देश की वो जो है रियलिटी को दिखाए हैं वो। ठीक है, मैक्स मुलर ने। उसके बाद है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व? आपको पता ही है यहाँ कई तरह के धर्म का लोग रहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो लेखक की मान्यता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। भाई लेखक का कहना है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है क्योंकि यह ब्राह्मण, वैदिक तथा बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। सही है बात कि ब्राह्मण, वैदिक तथा बौद्ध, वैदिक काल का पता भी चल गया है कि वैदिक काल जो यहीं से शुरू हुआ था, आर्यों ने यहीं से शुरू किया है, मतलब आर्यों का काल यहीं से शुरू हुआ है, आर्य यहीं पे आके बसे थे। और हम लोग जो वंशज हैं, जैसे हम लोग हिंदू जो हैं, हिंदू क्या है? आर्य का ही वंशज है। ठीक है, तो जन्मभूमि और पारसियों के जरथुष्ट धर्म भी धर्म की शरण स्थली है। यानी ये जो है ना केवल हिंदू धर्म का बल्कि बौद्ध धर्म का और भी पारसियों के जरथुष्ट धर्म का ये क्या है? एक शरणा स्थली है। ठीक है, क्या है? शरणा स्थली, यानी ये भी जो है यहाँ पे उसने आकर शरण लिया था पारसियों ने। इतना ही नहीं, कई महानतम धर्मों के विकास की दृष्टि से भारत का महत्व अतुलनीय है। और भारत जो है क्या है? विभिन्न धर्मों में एक है, विभिन्न धर्मों से मिलकर के भी जो है एक है, यानी विविधता में एकता है भारत। ठीक है, अगला 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं और यही बस लास्ट क्वेश्चन है, आपका ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रखा है? बोल रहा है भाई कि लेखक
वास्तविक इतिहास किसे मानता है, यानी वास्तव में इतिहास लेखक किसे मानता है। तो ध्यान से देखिए, लेखक जो, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। लेखक किसी भी विषय के मूल उद्यम स्रोत तक पहुंचने को, यानी किसी भी विषय के मूल जड़ तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की महत्ता क्या है, महत्ता, शाखा, प्रशाखा तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है। यानी वहीं से जो है क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई लेखक जो है किसी भी विषय के उद्यम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की महत्तम, यानी उसकी जो क्या वैल्यू है, उसकी शाखा क्या है, वो भाई जन्म कहाँ से लिया है, प्रशाखा क्या है, उसका क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, जीवन मूल्य वहीं से ही उसका ज्ञात होता है। ठीक है, जिसका अध्ययन क्या है, जिसका अध्ययन जो है फलदायी यानी लाभदायक होता है। ठीक है, तो वास्तविक इतिहास इसी चीज को लेखक मानते हैं। इतना आपको समझ में इजीली तरीके से आ गया। आप कहेंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से एक भी नहीं बनता है। क्या बोल रहे हैं आपको, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से एक भी नहीं बनता, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आपका बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, हम आपको बता भी देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन सकता है, ये बोल सकता है भाई कि मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे, इसका जो है आप सारांश लिखें। क्या लिखें, सारांश लिखें। लेकिन मैं आपको 98%, 99% बोल सकते हैं, 99% ये गारंटी दे सकता हूं कि भारत से हम क्या सीखे, ये जो सारांश है, भारत से हम क्या सीखे, ये जो सारांश है ये पूछा नहीं जाता है। क्या बोल रहे हैं आपको, ये सारांश आपको पूछा ही नहीं जाता है। तो इतना ही क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।